तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी पिछली एक कहानी से ही जुड़ी हुई है। कुछ दिनों पहले हमने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि कैसे कोटा की एक स्टूडेंट ने अपनी किडनैपिंग खुद ही प्लान करी थी, और हमने कहा था कि जैसे इस केस में कुछ अपडेट होगा हम वो आपके साथ साझा करेंगे। तो आज उसी कहानी से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स। काव्या, कोटा में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट, 20 साल उसकी उम्र। काव्या एमपी के शिवपुरी की रहने वाली थी। उसके पिताजी एक प्राइवेट स्कूल के ओनर थे। अच्छा खासा उनका बिजनेस सेट था। अच्छे खासे पैसे वो कमा रहे थे। 18 मार्च को उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि उनकी बेटी काव्या किडनैप हो चुकी है। फिरौती की रकम 30 लाख, और अगर नहीं दी जाएगी तो वो लोग काव्या को मार देंगे। साथ में ही वो काव्या का फ़ोटो भी भेजते हैं जिसमें उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, मुंह पर टेप लगी होती है। 18 मार्च को कोटा पुलिस ने ये रिपोर्ट दर्ज की थी। 3 अप्रैल, तकरीबन 14-15 दिनों के बाद, 2 स्टेट की पुलिस की मेहनत के बाद, कई पुलिस टीम्स की मेहनत के बाद, लंबी कोशिश करने के बाद, परसों शाम 6 बजे इंदौर से 15 किलोमीटर दूर एक मोहल्ले में काव्या और उसके 2 हर्षित को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उन दोनों को अपने हिरासत में लिया, उनको बिठाया। पहले तो उन्होंने अपनी कहानी ऐसे बताई, जैसे उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया है। उन्होंने बहुत नॉर्मल रिएक्ट किया। फिर उन्होंने खुद को काव्या और हर्षित मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने अपने झूठे नाम बताए, अपने झूठे एड्रेसेस बताए। उन्होंने कहा हम तो वो हैं ही नहीं। पर जब पुलिस ने उन्हें सीसीटीवी फुटेजेस और तस्वीरें दिखाई तो उसके बाद उनकी सारी हिम्मत टूट गई। सबसे पहले हर्षित टूटा और उसने उसके बाद पूरी कहानी पुलिस को बता दी। कहानी पूरी फिल्मी, पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने ये सब किया। ये कहानी कोटा से जुड़ी हुई और कोटा से नहीं भी जुड़ी हुई। काव्या के पेरेंट्स के हिसाब से काव्या कोटा में पढ़ रही थी। वहाँ एक इंस्टीट्यूट में उसका नाम रजिस्टर्ड था, पर काव्या तो वहाँ थी ही नहीं। काव्या ने ना ही कभी अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाई, ना ही कभी वो पढ़ने गई। उसके पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। जैसे ही उसने 10th के एग्ज़ाम क्लियर करे, उसके पिताजी ने उसके बाद दिमाग में ये बात भरना शुरू कर दी कि उसे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, उसे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। और जैसे कि कोटा सबसे बड़ी इस देश की फैक्ट्री है जहाँ से ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकलते हैं, उसके घर वाले उसे भी कोटा भेजने की तैयारी करते हैं। उसे भी कोचिंग के लिए कोटा भेजने की सोचा जाता है। 12th के एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि चलो अब तुम्हें डॉक्टर बनना है, नीट के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करो, उसके लिए हम तुम्हें कोटा भेज देंगे। अब उसके पेरेंट्स को इतना नॉलेज नहीं था। कि उनको ये मालूम था कि फ़ीस देंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला हो जाएगा, अच्छी कोचिंग मिलेगी। पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, किसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, कहाँ टीचर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। तो इस सब चीज़ों की डोर उन्होंने काव्या पर छोड़ दी। काव्या ने नोएडा की एक इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच की तरफ से कॉल किया, वहाँ पता किया, और उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि ये इंस्टीट्यूट मुझे अच्छा लगा, यहाँ इनका रिज़ल्ट अच्छा है, यहाँ मैं एडमिशन लूँगी। घर वाले खुश, ठीक है कोटा चलते हैं, तुम्हारी एडमिशन करवाते हैं। 3 अगस्त पिछले साल काव्या अपनी माँ के साथ कोटा आती हैं। पहले ये दोनों एक गेस्ट रूम में रुकते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद काव्या अपनी माँ को एक इंस्टीट्यूट में लेकर जाती हैं, उन्हें वहाँ बिठाती हैं रिसेप्शन के पास, और पूरा खेल ऐसे रचती है कि उसकी माँ को लगे कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, एडमिशन करा रही है, फॉर्म्स भर रही है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही हैं। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि माँ, यहाँ मेरी एडमिशन हो चुकी है, यहाँ सब डन है, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं। फ़ीस वगैरह सब बताती है अपनी मदर को वो। उसके बाद कहती है कि चलो अभी एक पीजी जहाँ मुझे रहना है वहाँ भी देख लेते हैं। अपनी माँ के साथ वो एक पीजी जाती है, अपनी माँ को पीजी दिखाती है। वहाँ भी जाकर वो ऐसे रिएक्ट करती है कि उस पीजी में वो खुद को रजिस्टर करवा रही है, और पूरा खेल वो वैसे रचती है, पूरी कहानी फ़िल्मी वो वैसे अपनी माँ की नज़रों में सेट करती है। उसके बाद उसकी माँ ठीक खुश हो जाती है कि ठीक है, बच्ची का इंस्टीट्यूट में भी दाखिला हो गया, पीजी भी मिल गया, अच्छा तो ठीक है, बच्ची अब सेट है। और माँ को बोलती है कि 2-3 दिन बाद मैं इस पीजी में शिफ्ट कर जाऊँगी।
जब सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसकी मदर को पूरी तसल्ली हो जाती है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि ठीक है बेटे, अब मैं घर चलती हूँ, तुम्हारे पापा घर अकेले होंगे। पूरी वो अपनी बच्ची को समझाती हैं, हिदायतें देती हैं कि जैसे हम अपने घर से दूर हैं, तो इस शहर में अजीब शहर में अच्छे से रहना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छी मेहनत करनी है, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना है। पूरी हिदायतें वो अपनी बेटी को देती हैं और घर चली जाती हैं। उन उसकी माँ के घर जाने के बाद 2-3 दिनों तक काव्या कोटा में ही थी। पर वो कोटा में वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए नहीं गई, बल्कि उसने कोटा की हर जगह घूमा फिरा, कि मॉल्स, सभी पार्क्स और जितनी भी कोटा में घूमने फिरने वाली जगह थी, सब जगह पर गई और वहाँ सेल्फीज़ लेती रही, अपने फ़ोटोज़ खींचती रही, उन जगहों के फ़ोटोज़ खींचती रही। कोटा की हर जगह के फ़ोटो खींचकर उसने अपनी फ़ोन की गैलरी में भर लिए थे। कोटा की तमाम जगहों को उसने अपनी फ़ोन की गैलरी में सेव करके रख लिया था फ़ोटोज़ के रूप में। अब 3, 4 और 5 अगस्त को वो कोटा में ही होती है। और हाँ, एक ख़ास बात और, उसकी माँ के निकलते ही उसे उसका दोस्त हर्षित जॉइन कर लेता है। जैसे ही उसकी माँ 3 अगस्त की शाम को कोटा से निकलती हैं, उसके साथ उसका दोस्त हर्षित आ जाता है, वो उसे जॉइन कर लेता है। अब 6 अगस्त को वो लोग चुपचाप कोटा से निकलते हैं और इंदौर चले जाते हैं। इंदौर जाकर वो एक किराए का घर लेती है और हर्षित के साथ उस घर में रहने लगती है, या यूँ कह लीजिए वो लोग लिव इन में रहने लगते हैं। रोज़ सुबह शाम घर पे फ़ोन करती है। अब घर वालों को ये है कि बेटी कोटा में है, वो इंदौर में रही है, तो उन्हें शक ना हो जाए, तो वो हर 3-4 दिनों में अपनी मम्मी के फ़ोन पे एक फ़ोटो खींच भेज देती है जो उसने कोटा में खींचे थे। जो कि जिसमें कोई ना कोई ऐसा माइलस्टोन हो जिस पर कोटा लिखा हो, ताकि उसके घरवालों को शक ना हो। और घरवालों को यकीन हो जाता था कि ठीक है, बच्ची कोटा में ही है। 3-4 दिनों में बोल देती थी आज अपने दोस्तों के साथ यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, सेल्फ़ीज़ अपनी भेज देती है। पेरेंट्स ठीक कि बच्ची पढ़ रही है, अपने ध्यान लगा कर पढ़ रही है। उसके बाद उसने इमरजेंसी फ़ोन नंबर के तौर पे, जैसे इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर हो गया, पीजी का फ़ोन नंबर हो गया, उसके तौर पे हर्षित के फ्रेंड्स के नंबर अपने पेरेंट्स को दे रखे थे। जैसे कभी उसका फ़ोन ना लगे या उससे बात ना हो पाए, तो उसके घर वाले जब भी कॉल करते, उसने इंस्टीट्यूट का नंबर तो कभी दिया ही नहीं। हर्षित के फ्रेंड्स के फ़ोन पर फ़ोन आता, वो उसे काव्या से बताते कि तेरे पेरेंट्स का कॉल आ रहा है। वो तभी अपने घर पे फ़ोन कर लेती, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। सब कुछ सॉर्टेड था, पेरेंट्स की नज़र में भी सब कुछ सॉर्टेड था और काव्या का तो सब सॉर्टेड चल ही रहा था। ऐसे कई महीनों तक वो अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाती है। अब मार्च आ गया। सितंबर से लेकर सितंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक उसने अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया, अपनी पढ़ाई और अपने टेस्ट के नाम पर। अब ये था कि होली आ रही थी, होली पर घर जाना था। अभी तक तो उसने पेरेंट्स को यही बोला कि मैं टेस्ट में बिज़ी हूँ, पढ़ाई में बिज़ी हूँ, मैं घर नहीं आ सकती, छुट्टी पे भी घर नहीं आ सकती। और महीने में एक बार वो एक किसी प्राइवेट नंबर से अपने पेरेंट्स के फ़ोन पे मैसेज भी कर देती कि ये टेस्ट हुआ काव्या का, ये नंबर आए, तो पेरेंट्स को भी तसल्ली हो जाती कि ठीक है, बच्ची पढ़ रही है। जबकि वो कभी भी किसी प्राइवेट नंबर से इंस्टीट्यूट मैसेज नहीं करता, वो हमेशा एक इंस्टीट्यूट का अपना नंबर होता है जिससे इंस्टीट्यूट मैसेज करता है। पर पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो काव्या के इस सारे झांसे में उलझते चले गए। उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि काव्या कोटा में नहीं बल्कि कहीं और है। तारीख आती है 18 मार्च की, जिस दिन काव्या ने अपने पेरेंट्स के फ़ोन पर मैसेज किया और अपनी झूठी किडनैपिंग का ढोंग रचा। 18 मार्च से पहले 17 मार्च को काव्या कोटा में ही थी। वो कोटा में इसलिए आ गई ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके कि वो कोटा में ही रहती थी। 17 मार्च को जब पुलिस छानबीन करे तो इस्टेब्लिश हो कि वो कोटा में ही थी। उसके बाद वो कोटा से निकलते हैं और जयपुर जाते हैं। जयपुर जाकर वो अपने पेरेंट्स को फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजती है। माँ बाप कोटा पहुँचते हैं, कोटा पहुँच के पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। पुलिस जब इंस्टीट्यूट में जाती है, तो इंस्टीट्यूट तो बोल देता है कि हमारे यहाँ काव्या नाम की कोई लड़की ही रजिस्टर नहीं है। उसके पिताजी उसको इंस्टीट्यूट को फ़ोन से मैसेज दिखाते हैं कि देखो, ये तो आपने कल ही मेरी बेटी के मार्क्स भेजे हैं और आप बोल रहे हो कि यहाँ रजिस्टर ही नहीं है। तो इंस्टीट्यूट कहता है कि हम तो ऐसे कभी किसी पर्सनल नंबर से मैसेज करते ही नहीं। हमारा कंप्यूटराइज नंबर होता है जिस पे इंस्टीट्यूट के अल्फ़ाबेट्स होते हैं और हम उससे सारी डिटेल्स, बच्चे की मार्क्स वगैरह सब भेजते हैं।
उसकी कैसी ग्रोथ चल रही है, सब टेस्ट वगैरह हम उसी से भेजते हैं। हम किसी पर्सनल नंबर से मैसेज नहीं करते। पुलिस उस पर्सनल नंबर की छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये तो मैसेज इंदौर से भेजे गए हैं, जबकि पढ़ तो काव्या कोटा में रही थी। तब पता चलता है कि काव्या पहले भी इंदौर में गई थी, जहाँ से उसके पेरेंट्स ने उसे हटा लिया था पढ़ने के लिए, और वहाँ भी वजह थी वो हर्षित। काव्या के माँ बाप को काव्या और हर्षित के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने हर्षित से दूर करने के लिए उसे इस बार कोटा भेज दिया पढ़ने के लिए। उस पर्सनल नंबर की सारी छानबीन होती है, पता चलता है कि वो नंबर किसी हर्षित के किन्हीं दोस्तों का है। हर्षित के कुछ एक दो दोस्तों को उठाया भी जाता है। इन्हीं सब चीज़ों में जब न्यूज़ मीडिया में आती है तो काव्या और हर्षित डर जाते हैं कि इंदौर के कुछ ठिकानों को काव्या के पेरेंट्स भी जानते थे, तो वो इंदौर को छोड़कर भाग जाते हैं। वो अलग अलग रूट से होकर ट्रेन के ज़रिए अमृतसर पहुंचते हैं। अमृतसर आकर वो गोल्डन टेम्पल में रहते हैं। जब वो गुरुद्वारे में इसलिए ठहरते हैं कि उन्हें पता है गुरुद्वारा बिल्कुल सेफ़ है, वहाँ पुलिस नहीं आएगी, और सबसे बड़ी बात वहाँ खाना फ्री मिलता है, रहने की जगह फ्री मिल जाती है। इतने ज़्यादा पैसे उनके पास थे नहीं कि वो ज़्यादा दिन सर्वाइव कर सकें, तो वो काफ़ी दिनों तक अमृतसर में ही गुरुद्वारे में ही रहते हैं, गोल्डन टेम्पल में ही रहते हैं। वहाँ फ्री उनको लंगर मिल जाता है, रहने के लिए जगह मिल जाती है, तो वो वहीं सर्वाइव करते हैं। पर जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, क्योंकि खाने पानी के अलावा भी कुछ और बहुत इंसान की ज़रूरतें होती हैं, तो जो थोड़े बहुत उनके पास पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। अब घर वालों से पैसे मांग नहीं सकते, क्योंकि काव्या तो खुद ही किडनैप हुई पड़ी है, तो वो पैसे कैसे मांगे अपने घर वालों से। तो वो लोग अपने मन में सोचते हैं कि चलो इंदौर चलते हैं, क्योंकि इंदौर में उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, काव्या के भी कुछ फ्रेंड्स थे, हर्षित के भी कुछ फ्रेंड्स थे, तो वहाँ से उनको उनसे फाइनेंशियली कुछ मदद मिल जाएगी, क्योंकि घर से तो वो पैसे अब मांगने से रहे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो इंदौर जाएंगे। 1 अप्रैल को वो लोग गोल्डन टेम्पल से निकलते हैं और इंदौर पहुँचते हैं। अब इंदौर के कई ठिकानों पर पुलिस जा चुकी थी। उनके कुछ 2 दोस्त भी पुलिस ने उठा लिए थे। तो अब वो डायरेक्ट इंदौर नहीं गए, बल्कि इंदौर से 15 किलोमीटर दूर एक आउटस्कर्ट एरिया में गए, जहाँ उन्हें घर भी सस्ते में मिल जाए, और वहाँ काव्या की एक दोस्त भी रहती थी। वो अपनी उस दोस्त से कुछ पैसे लेती है और उससे उसका फ़ोन मांगती है। उस फ़ोन से वो अपने फादर को मैसेज करती है कि अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, और ये सब हो चुका है, सबको पता लग गया, तो अब मैं शायद सुसाइड कर लूँगी। अब जैसे ही उसके पेरेंट्स के पास ये मैसेज आता है कि वो अब सुसाइड कर लेगी, उसके पापा जल्दी से जल्दी कोटा पुलिस को इत्तला करते हैं। कोटा पुलिस इंदौर पुलिस को मैसेज करती है, क्योंकि मैसेज इंदौर से आया था। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम इन्वॉल्व होती है। नंबर की सारी डिटेल्स निकालते हैं, नंबर को ट्रैक करते हैं, तो पता चलता है कि कोटा से 15 किलोमीटर दूर एक मोहल्ले में एक घर से ये मैसेज आया है। पुलिस जब उस घर में पहुंचती है तो इत्तेफाक से उनको काव्या उसी घर में मिल जाती है। काव्या मिली तो हर्षित भी मिल जाता है। उन्हें पुलिस अपने हिरासत में लेती है और कोटा पुलिस को इन्फॉर्म करती है। कल सुबह 4 बजे कोटा पुलिस की टीम इंदौर पहुंच चुकी थी और उन्हें अपने साथ कोटा वापस ले आती है, क्योंकि केस कोटा पुलिस के अंडर था। जब वो लोग कोटा आते हैं तो पूछताछ होती है कि ऐसा क्या हो गया कि काव्या को खुद की किडनैपिंग का ढोंग रचना पड़ा, और उन पे अब आगे की कानूनी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि एक तरह से झूठी किडनैपिंग का खुद का केस उन्होंने रखा, पुलिस को गुमराह किया, पुलिस का समय बर्बाद किया, तो ये एक क्राइम के अंडर आता है। पुलिस का सबसे बड़ा और आखिरी सवाल काव्या से ये था कि उसने खुद की किडनैपिंग का ढोंग क्यों रचा। अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो घर वालों से ऐसे ही मांग लेती, या और 100 तरीके होते हैं घर वालों से, वो किसी तरीके से पैसे ले लेती। किडनैपिंग ही क्यों एक ऐसा रास्ता था जिसे उसने चुना। तो काव्या ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही उसके पिताजी ने शिवपुरी में एक ज़मीन बेची थी, जिसके ज़रिए उनके पास अच्छे खासे पैसे आए, और इस चीज़ का काव्या को मालूम था कि अब पापा के पास अच्छी खासी एक अमाउंट है। तो उसने सोचा क्यों ना खुद की किडनैपिंग प्लान की जाए और वो पैसे अपने पिताजी से लिए जाएं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि काव्या को मालूम था, खुद की काबिलियत का पता था, या यूँ कह लीजिए पता था कि वो कितने पानी में है। उसे अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, फोकस नहीं था। उसे ये था कि
लाखों बच्चे बैठते हैं नीट के एग्ज़ाम में, कुछ हज़ारों का सिलेक्शन होता है, तो उसमें मैं कहाँ। उसने अपनी पढ़ाई को सीरियस लिया नहीं, और जब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो घर वालों का दिल टूट जाएगा। तो क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं। अपनी किडनैपिंग का ढोंग रचती हूँ, तो पेरेंट्स को लगेगा कि ठीक है, बच्ची किडनैप हो गई थी, डर गई, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, परेशान थी, इस वजह से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई, पर चलो जान तो बच गई। तो यहाँ से भी उसको फ़ायदा हो जाएगा कि उस पे प्रेशर नहीं आएगा एग्ज़ाम क्लियर करने का, और उन पैसों से जो उसने डिमांड किए थे फिरौती के तौर पर, उन पैसों से वो इंदौर में अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकेगी, अपने शौक पूरे कर सकेगी जो वो अपने पार्टनर के साथ करना चाह रही थी, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेगी। ये था पूरा मामला। अगर काव्या को डॉक्टर नहीं बनना था तो वो अपने पेरेंट्स को बता सकती थी, या अगर उससे नहीं हो रहा था तो वो अपने पेरेंट्स को बता सकती थी। वो कुछ और टाइम लेती, या उसके पेरेंट्स उस चीज़ को समझते कि वो डॉक्टर नहीं बन पा रही है या नहीं बनना चाह रही है, तो उस पर ये चीज़ें ना थोपें, वो जो करना चाह रही है वो करने दें। एक बार उसको खुलकर अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी। खैर, ये था पूरा मामला। दोनों अब पुलिस की हिरासत में हैं, दोनों पर कानूनी कार्रवाई होगी जो भी उन पर बनती है, क्योंकि ये भी एक क्राइम था, पुलिस को गुमराह करना, पुलिस का टाइम वेस्ट करना। तो आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में आपके क्या व्यूज़ हैं इस सब पूरे मामले को लेकर वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।